नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आजकल एक चर्चा बड़ी ज़ोरों पर है कि राजनीति की भी उम्र होनी चाहिए। जैसे कोई अधिकारी है उसकी रिटायरमेंट होती है, कोई कर्मचारी है उसकी भी रिटायरमेंट होती है, तो राजनीति में कोई रिटायर क्यों नहीं होता? एक बड़ी बहस है और एक मुद्दा भी है। लगातार आज जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि मनोहर खट्टर जी ने एक बयान दिया था कि कौन पहले रिटायर होगा, कि हुड्डा साहब को रिटायर होना चाहिए। वो हुड्डा साहब मनोहर लाल जी को कहते रहते हैं, तो इसी बीच वीरेंद्र सिंह जी का भी नाम आता है। तो आज इसी पे बहस करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, रिटायरमेंट की नेताओं की कोई तो उम्र होनी चाहिए सर। देखो मनदीप जी, बहुत सारे ऐसे पैमाने हैं जो आपने एक जिक्र किया कि कर्मचारियों के अधिकारियों की उम्र होती है, तो उनकी क्वालिफिकेशन भी होती है। बहुत सारे ऐसे पैमाने होते हैं कि आप छोटे से छोटा कर्मचारी बनने के लिए भी आपको ये पैमानों के ऊपर खरा उतरना होगा। ये आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ये टेस्ट आपको पास करना चाहिए। लेकिन ये जो नियम बनाने वाले नेता हैं, उनके ऊपर ये कोई पैमाना लागू नहीं होता। ना उनको कोई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, ना ही कोई उम्र का पैमाना होता है, और ना ही कोई रिटायरमेंट की उम्र होती है। अब हरियाणा में ये बात तीन जो नेता हैं उनके बयानों से उठ रही है। एक तो मनोहर लाल खट्टर जी का आपने जिक्र किया, एक चौधरी बीरेंद्र सिंह और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन तीन नेताओं के बयानों और इनकी उम्र को लेकर ये बहस हरियाणा में चल रही है। देखिए मनदीप जी, पहली बात तो हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि भाई अगर कांग्रेस ये कहे, ये ऐसी कोई नीति रणनीति के ऊपर आगे बढ़े, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि ये वो कांग्रेस है जिसने 85 साल की उम्र में खड़गे साहब को अध्यक्ष बनाया। उस टाइम अध्यक्ष बनाया जिस टाइम पर कांग्रेस को एक बहुत ही एनर्जेटिक इस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवश्यकता थी, जो बीजेपी के मुकाबले डबल ट्रिपल बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करे। क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी सत्ता में है, तो ऐसे किसी नेता को ये कमान सौंपी जानी चाहिए थी। लेकिन वो जो भी है, जो चुनाव की एक फॉर्मेलिटी सी रहती है, कांग्रेस ने किया वो कि देखो वोटों के ज़रिए चुना गया है। बाकी सभी को पता है कि गांधी परिवार चाहता था कि वो चुने जाएं, और ये इलेक्शन लड़ने की एक कीजिए कि हिमाकत की शशि थरूर ने। और जब से उन्होंने ये हिमाकत की तो कांग्रेस के ही कई नेताओं ने, यहाँ तक कि गांधी फैमिली ने उनसे दूरी बना ली, और आज तक भी जो उनके संबंध हैं राहुल गांधी के साथ, गांधी फैमिली के साथ, वो सुधरे नहीं हैं। यहाँ तक भी चर्चाएं शुरू हो गई कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी है। तो पार्टी के स्तर पर ऐसा होगा नहीं। दूसरा स्तर ये है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद सोचें, खुद सोचना चाहिए। अब देखिए, बीरेंद्र सिंह राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। राजनीति कौन सी? चुनावी राजनीति। लेकिन ये मंचों के ऊपर वाली राजनीति वो आज भी करते हैं, वही बयानबाजियां, वही भाषणबाजियां। तो इसको क्या ही राजनीति कहा जाए, इसको क्या ही संन्यास कहा जाए? ये कोई संन्यास नहीं है, ये आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप पिछले पूरे के पूरे इलेक्शन के दौरान हुड्डा साहब के बयान जो मंचों से उन्होंने दिए, उन्होंने जो कहा, वो बार बार कह रहे थे मैं आखिरी लड़ाई है, आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। हाँ, हर बार कहते हैं। तो वो हो गई। तो अब उनको सोचना चाहिए, और बल्कि ये तो तब तो बिल्कुल सोचना चाहिए जब उनके आगे दीपेंद्र हैं, उनकी विरासत को संभालने के लिए, उनकी राजनीति को संभालने के लिए। और बीरेंद्र सिंह को भी ये कदम इसलिए उठाना चाहिए कि ब्रिजेंद्र सिंह हैं उनकी सियासत को, उनकी विरासत को संभालने के लिए। अब क्या है कि मनदीप जी, कई बार होता है, आप इन नेताओं की भाषणबाजी को भी सुनेंगे, इनकी बयानबाजी और इनका जो वर्किंग का स्टाइल है उसको भी देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत पुराना हो चुका है, ये चलने वाला नहीं है, ये फ्लॉप हो चुका है। ये लगातार 3 इलेक्शन से हार रहा है बीजेपी के सामने। बीजेपी ने इस देश की जो सियासत है उसका स्टाइल बदल दिया है, चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो बदल दिया है। ये जो पुराने नेता है ना, ये आज भी उसी ढर्रे की राजनीति कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन पे क्या करवा लो, रैली करवा लो,
भीड़ जुटा लेंगे, मंच लगा लेंगे, वहां पे भाषणबाजी जो इनके बस की है, जैसी भी है टूटी फूटी सी, उसमें भी कोई ये नहीं कि तैयारी करके आएंगे क्या बोलना है, ऐसी बात बोलनी है जो जनता के भीतर करंट पैदा कर दे। नहीं, वो टूटी फूटी सी की फॉर्मेलिटी करनी, भीड़ जुटा ली तो भाषण देना पड़ेगा, तो उस तरीके की वो भाषणबाजी कर देते हैं। उससे ज्यादा अगर थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो यात्रा करने निकल जाते हैं। जबकि मनदीप जी, ये सच्चाई है, ये कोई किसी कांग्रेसी को अच्छी लगे बुरी लगे ये बात, मुझे आज तक इतने साल से हम लोग सियासत के बारे में बातें कर रहे हैं, पत्रकारिता भी की, कई संस्थानों में भी काम किया, मुझे आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि जी मैं वैसे तो फलानी पार्टी का वोटर था, लेकिन ये वाली रैली देख के, ये वाली यात्रा देख के तो मैं इस पार्टी का वोटर बन गया। आपको अगर मिला हो तो अपने दर्शकों को जरूर बता दीजिए। नहीं, कोई भी नहीं सर। तो ये वोटर बढ़ाने का, वोटर जोड़ने का, नए लोगों तक पहुंचने का ये तरीका है ही नहीं। और ये बात कौन मानेगा? ये बात नए लोग तो मान सकते हैं, पुराने लोग नहीं मान सकते, जिन्होंने बैक टू बैक इतने इलेक्शन, दर्जन दर्जन भर इलेक्शन लड़े हुए नेता हैं और ज्यादातर जीते हुए भी हैं। एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर कामयाब हैं। तो ये क्यों मानेंगे कि ये जो ढर्रे की राजनीति उन्होंने की है ये कामयाब नहीं है? जी, तो बिल्कुल। तो सर, नए नए लोगों को मौका मिलने चाहिए, तो ऐसी तो फिर चलती रहेगी परिवारवाद की जो राजनीति है, वो तो हमेशा चलती रहेगी। और तभी तभी तो ये जो नई पार्टियां हैं एकदम उभार ले रही हैं। हाँ बिल्कुल मनदीप जी, क्या है कि ये तो सच्चाई है हमारे देश की राजनीति की कि परिवारवाद बहुत गहन जड़ कर चुका है। और आप देखेंगे कि बीजेपी जो परिवारवाद के खिलाफ तमाम नारे दिए उसने, तमाम भाषणबाजियां हुई, परिवारवाद को एक तरह से इस देश के लोकतंत्र का दुश्मन बता दिया। आज ज़्यादातर जो राजनीतिक परिवार हैं, कांग्रेस के भीतर तो गिने चुने 2-4 परिवार बचे हैं, लगभग हर स्टेट में आप देखेंगे तो लगभग ज़्यादातर परिवार बीजेपी में जा चुके हैं। तो बीजेपी वो छतरी बन चुकी है जिसके नीचे परिवारवाद की राजनीति सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित हो रही है, सबसे ज़्यादा फल दे रही है और सबसे ज़्यादा मुनाफा वहाँ पर हो रहा है परिवारवादी राजनीति करने वालों को। अब कांग्रेस के भीतर भी है, तो ये अलग बहस है कि भी अगर कोई नेता संन्यास ले लेता है तो उसके बाद उनका बेटा आके उनकी विरासत को संभाल ले, ये अलग है। लेकिन इसके पैरेलल बहुत सारे नेता और बहुत जगह पर ऐसे लोग हैं जिनको सच में संन्यास ले लेना चाहिए, उम्र हो चुकी है, बेशक उनका अगला वारिस ना हो, अगला कोई परिवार में ऐसा खड़ा ना हुआ हो जो उनकी विरासत को संभाल ले। भाई कोई और आ जाएगा, जरूरी थोड़ा है कि परिवार वाला जब आकर खड़ा होगा तो ही संन्यास लेंगे। बन लिए 5-5, 6-6 बार विधायक बन लिए, मंत्री भी बन लिए, देख ली इतनी 70-80 साल की उम्र हो चुकी है लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। महेंद्र जी, जी राज और खाज तो फिर खुद करने में ही मजा आता है, ये कहावत है। तो इस सोच से देखो, खाज तो हो सकती है, राज तो भी संभव नहीं नजर आता। खाज तो कितनी भी कर लो, लेकिन अभी है ना इस सोच, इस नजरिए से ये नहीं आता। और पता है क्या मनदीप जी, हम लोग ना बहस कर रहे हैं इस बात पे कि भी नए नेताओं को आगे आना चाहिए, इनको संन्यास ले लेना चाहिए। अब खुद बताओ, ये जो नए नेता हैं ये उम्र में ही तो नए हैं, सोच में क्या नया है? इनकी कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी आपने देख ली कि देखो ये नए तरीके की स्ट्रेटजी है? भाई इन्होंने ना बीजेपी को टक्कर देने का ना एक तोड़ निकाल लिया। इनके पास भी वही ढर्रे वाली राजनीति है, रैली कर दो, यात्रा कर दो, वही समर्थक हैं, उनको कहीं बुला लो, कहीं आके नारे लगवा लो उनसे। तो ये लोग, ये चीज़ें तो फिर नया आदमी कर सकता है ना, जो नया एक आम घर से व्यक्ति निकलेगा वो ही कुछ नया सोच सकता है। ये तो फिर पुराने ढर्रे पे ही चलेंगे ना। नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप सीख लो, ये ज़रूरी थोड़ा है ना कि भाई आप अपना स्टाइल चेंज कर लो ना। आप बैठो पन्ना लेके, आप बैठो कागज लेके, आप बैठो ड्राइंग रूम में। ये कहते हैं ना कोई लोग, ड्राइंग रूम की राजनीति अब नहीं चलेगी, ड्राइंग रूम की भाई साहब, राजनीति ही ड्राइंग रूम की चलेगी। ड्राइंग रूम का मतलब ये नहीं है कि ऐसे बैठ के सो रहे हो आप, नो। बीजेपी ने कितनी सड़कों की राजनीति की है? किसी को याद है कि नरेंद्र मोदी ने सड़क के कितने आंदोलन किए? किसी को याद है कि आज बीजेपी के भीतर इतने सारे विधायक बैठे हुए हैं, बीजेपी के भीतर इतने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितना संघर्ष किया? मनोहर लाल खट्टर का कितना संघर्ष आपको याद आता है? नायब सिंह सैनी का कितना संघर्ष, कितनी सड़क की राजनीति आपको याद आती है?
तो ये चीज़ें हैं ना, वो मतलब एक ना हो चुकी है आदत कि नहीं ये होना चाहिए होना चाहिए। ठीक है, सड़क पे धरने प्रदर्शन ये अपनी जगह हैं, लेकिन आपको नए लोग जोड़ने के लिए, आपको अपना आंकलन करने के लिए ड्राइंग रूम में आना पड़ेगा, माइक्रो मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, कागजों में पन्नों पे सिर खपाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन लोग हमारे साथ और कौन नए लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किस तरह से जुड़ सकते हैं। ये काम कोई पुराना नेता कर लो, लेकिन पुराने नेता तो अभी इतने पुराने हो चुके हैं कि अब वो अपना स्टाइल बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी भाषण शैली सुधारने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। महेंद्र जी, जो लोगों में चर्चा चल रही है, तो इससे अच्छा कि खुद ही संन्यास की घोषणा कर दें, कितना बढ़िया रहेगा। एक्चुअली क्या है मनदीप जी, इन नेताओं को ये लगता है कि हमारी जो है ना अगली पीढ़ी, वंशवाद का सबसे इकलौता कारण है ये। नहीं, खट्टर साहब का तो वो भी कारण नहीं है। लेकिन खट्टर साहब तो अभी तो मंत्री हैं, वो ठीक है, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, शायद वो पार्टी ही कर दे रिटायर। वहाँ तो पता ही नहीं चलता ना कौन कब कहाँ से आके पद पे बैठ जाए और किसको हटा दिया जाए, पता ही नहीं चलता। तो लेकिन मैं इनकी बात करता हूँ जो कांग्रेस के नेता हैं, और भी कोई नेता हैं जो वंशवाद की राजनीति करते हैं या राजनीति नहीं भी करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि बाप है ना पांख फैलाए रहे हैं सारी चीज़ों के ऊपर। एक इकलौती मानसिकता होती है वंशवाद के पीछे कि वो अपनी अगली पीढ़ी को ना लायक नहीं मानते। वो ये मानते कि ना इनका बस का नहीं है, नाश कर देंगे, ये नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए वो यूँ सोच के रखता है कि भाई मैं कर जाऊँ जो कुछ करना है, मतलब मैं ऐसा बना कर चला जाऊँ कि भाई इसको ना परोस कर दे दूँ सारा सब कुछ। कोई ये नहीं सोचता। एक उदाहरण है, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही बात की, उनके संन्यास की बात कर रहे हैं। उनके पिता ने संन्यास ले लिया था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति में कहीं कामयाब नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो उन्होंने संन्यास ले लिया क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी आदमी थे, वो अलग सोच के आदमी थे। तो उन्होंने संन्यास ले लिया। उनके संन्यास लेने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सारी की सारी सियासत की, तो अपने पिता के लगभग बिना सपोर्ट के ही कर दिया ना सारा सब कुछ। तो अब अगली अपनी पीढ़ी के ऊपर उनको ये भरोसा जताना चाहिए कि दीपेंद्र हुड्डा संभाल लेंगे, वो इतने साल से कर रहे हैं सियासत, वो लगातार बार बार सांसद बन रहे हैं, तो ऐसे ही बन रहे हैं। और यहाँ तक कि कांग्रेस का भी जितने विधायक जीते हैं, सबसे ज़्यादा कैंपेन किसने किया था इस चुनाव में? दीपेंद्र हुड्डा ने किया था। अभी भी अगर यूँ कहा जाता है कि हुड्डा ग्रुप के इतने विधायक हैं, तो वो सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के थोड़ा ही नहीं, वो दीपेंद्र हुड्डा के ज़्यादा विधायक है, क्योंकि उनके लिए कई रैलियाँ, तमाम चीज़ें, तमाम जो व्यवस्थाएं होती है इलेक्शन में, यहाँ तक कि टिकट तक की लड़ाई दीपेंद्र हुड्डा ने लड़ी। तो आप कीजिए उनके ऊपर भरोसा। ब्रिजेंद्र सिंह यात्रा पे निकल चुके हैं, यात्रा पूरी की है, तो एक उनका हो गया है नाम, तो आप छोड़िए वीरेंद्र सिंह जी। और आज चर्चा का विषय नहीं है, आप जो है ना वीरेंद्र सिंह के जो भाषण है ना, उनको उठा के देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक बातें होती हैं। अगर आज उसका विषय होता तो हम उनको चिन्हित करते। तो इन नेताओं के साथ ये भी दिक्कत होती है कि आज के जो इश्यूज हैं, आज बीजेपी जिन मुद्दों के ऊपर लड़ रही है, वो उससे अलग बात कर देते हैं और ऐसी बात कर देते हैं जो बहुत नुकसान कर देती है। एक उदाहरण तो हमारे सामने नौकरियों के बारे में वीरेंद्र सिंह से आप कभी बात कर लीजिए, उन्होंने तो बीजेपी के मंचों के ऊपर खड़े होकर कहा है कि भाई ये सिफारिश और ये जो ना वो चलती रहनी चाहिए, बीजेपी के मंचों से कहा है। अब अगर कांग्रेस के मंच के ऊपर अगर ये बात कहेंगे तो बीजेपी की तो हो गई बल्ले बल्ले, आप करते रहो यात्रा रैलियां, क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी तो इसी चीज के ऊपर लड़ जाएगी। जी, तो मेन बात ये भी है ना जी, किसी का किसी बिना काम नहीं चलता। अब बाप दादा जिसके चले गए तो वो राजनीति कर रहे हैं ना, राजनीतिक परिवार, तो ऐसा नहीं है। और दूसरा देश अगर बात करें तो ईरान से उदाहरण ले लेते हैं, उनका सुप्रीम लीडर चला गया, उसके बाद भी युद्ध जारी है जी। देखो, कहने की बात होती है कि भाई इनके बाद इनका जो स्पेस है वो नहीं भर सकता, किसी की कमी किसी को नहीं खलती, सबके ऑल्टरनेट हैं। और लोकतंत्र में ऑल्टरनेट ही तो होते हैं, ये तो तानाशाही में होता है कि ऑल्टरनेट नहीं है। लोकतंत्र तो होता ही इसलिए बनाया, इसलिए गया, फॉर्मेट ही ये है कि ऑल्टरनेट आपको मिले, एक चुनो 50 मिलेंगे आपको, एक ढूंढ ले निकलो, तो ये हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि मनदीप जी, ये
ऐसे नहीं है कि भाषण में उसने कह दिया तू बुड्ढा, उसने कह दिया तू बुड्ढा, तू ले ले संन्यास, तू ले ले, ऐसे नहीं होता। या तो आप पार्टी की तरफ से नीति बनाओ, अब वहां से बनी नहीं सकती। भाई खड़गे साहब से बुजुर्ग कौन है, भाई नीति कौन बनाएगा, भाई आप बनाओगे। तो मतलब है ना, ऊपर से ही सिस्टम खराब है तो नीचे तो ये सब चलेगा ही है। और बहुत सारे स्टेट में ऐसा है, इतने ही बुजुर्ग नेता है। अब वही असल में देखा जाए तो ताकत भी कांग्रेस की वही बची हुई है, जो वो नेता है कि भी चलो कर ली, अब सारी जिंदगी सियासत कर ली, अब कहाँ पार्टियां बदलते फिरें, अब इतने साल या सारी जिंदगी हमने कांग्रेस के साथ लगाई है तो हम किसी और पार्टी में जाते हुए आज अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो नेता भी कांग्रेस के भीतर बने हुए हैं, तो उन राज्यों में कांग्रेस बची हुई है। वरना तो जो जवान हैं, वो जो लोग जिनको लगता है कि सियासत में अभी और आगे बहुत कुछ देखना है, वो जा चुके हैं ज़्यादातर। राहुल गांधी के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते थे, बडीज होते थे, वो लगभग सारे जा चुके हैं। तो कई पहलू हैं मनदीप जी इसके। जी, और राजनीति में तो जी 70 साल तक तो युवा नेता ही रहता है। देखो कई मनदीप जी, अभी क्या है कि एक्टिवनेस, आपकी हेल्थ, अब मोदी जी 75 प्लस हो चुके हैं शायद। बिल्कुल सर। एक्टिव हैं, हाँ। क्या कमी है? आज भी 1.5 घंटे का भाषण दे देते हैं, कांग्रेस के सारे नेताओं को मिला के पूरी रैली में दिलवा के दिखाओ आप। और जो बात बोलनी है वो एक्यूरेट यूं की यूं जाएगी। अब कांग्रेस वाले मजाक उड़ाते रहते कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं। भाई टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना भी आसान नहीं है, और बहुत अच्छी बात है कि भी कोई आदमी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ता है, तैयारी करके आया, इसका मतलब वो स्पीच लिख के लेके आया है, उसको पता है कि मुझे यहाँ पे क्या बोलना है, क्या मैसेज देना है। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ना ऐसे ही है, पढ़वा लीजिए अपने नेताओं से, ये तो टेक्नोलॉजी है, इसका करो इस्तेमाल। जी, तो बिल्कुल सर। हेल्थ है, एक्टिवनेस है। बीजेपी के भीतर भी तो ये 70-75 वाला रूल बना था कि उसके बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, लेकिन जब मोदी जी इस उम्र में आ गए तो उन्होंने बदल दिए नियम। तो जिसकी चल रही है वो चला रहे हैं, और चला रहे हैं तो इसका मतलब वो एक्टिव हैं, और एक्टिव हैं उन लोगों से ज़्यादा एक्टिव हैं जो अपने आप को कम उम्र का जवान मानते हैं। वरना तो किसी को कहने की ज़रूरत थोड़ा नहीं पड़ती कि भाई आप संन्यास ले लीजिए, अपने आप ही ले लेते। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए, बड़े ही अच्छे तरीके से आपने समझाया, तो उसके लिए भी धन्यवाद। और अब मैं यही सलाह है कि तीनों नेताओं को क्या करना चाहिए, आप भी अपनी सलाह उनको दे सकते हैं कि काफ़ी उम्र हो चुकी है और अब तो संन्यास ले लेना चाहिए, ताकि नए लोगों को मौका मिले, नए युवा साथी राजनीति में आए, नई सोच आए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।